नमस्कार, मैं हूं दीपाली नंदा। हम एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा स्पेशल शो योर मनी, जिसमें हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं ये गुर भी हम आपको सिखाते हैं। तो अगर आप भी योर मनी में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com और साथ ही आप हमें 7045220000 पर अपनी क्वेरी भेज सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। इसके अलावा आपको बता दें कि योर मनी इस वक्त फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है आप शो के दौरान इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी अपनी क्वेरीज हम तक भेजें और हमारी कोशिश रहेगी कि इसी शो में आपकी क्वेरीज को हम एड्रेस करें, अपने एक्सपर्ट से उनका जवाब लें। और आज हमारे साथ योर मनी में शामिल हो रहे हैं आनंद राठी वेल्थ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चिराग मुनी। चिराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। और चिराग जी से हम दर्शकों के पोर्टफोलियो पर बातचीत करें, लेकिन उससे पहले बात करेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स की, जिसमें एक बार फिर से जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। इस सेगमेंट में निवेशकों का पैसा लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है और सिप के जरिए भी हम देख रहे हैं मजबूत इनफ्लो इसमें आ रहा है। रिसेंटली जो करेक्शन आई है उसके बाद वैल्यूएशन भी पहले के मुकाबले बेहतर हुए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये तेजी कुछ वक्त की है या फिर आगे भी जारी रहेगी? क्या कंपनियों की कमाई इस तेजी को सपोर्ट कर रही है और क्या मिड स्मॉल कैप में निवेश बढ़ाने का ये सही वक्त है? तो इन तमाम सवालों के जवाब हम अपने एक्सपर्ट से लेंगे। तो चिराग जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि मिड और स्मॉल कैप की बात करें तो ये अक्सर पसंदीदा सेगमेंट रहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, लेकिन रिसेंटली हमने देखा है इसमें इनफ्लो बढ़ता हुआ दिख रहा है। वजह क्या मानते हैं आप? नमस्ते दीपाली जी। बिल्कुल आपने सही कहा। हम देख रहे हैं कि बहुत ही पॉजिटिव फ्लोज आ रहे हैं मिड और स्मॉल कैप में। अगर आप देखें तो जुलाई में ऑलमोस्ट 6,200 करोड़ की नेट इनफ्लो आई है मिड कैप फंड्स में और 7,800 करोड़ की स्मॉल कैप फंड्स में आई हुई है। तो ऑलमोस्ट 20% की लास्ट ईयर से अगर मैं कंपेयर करूं तो बढ़त है। और अगर मैं जून से जैन से लेके अगर जुलाई तक का अगर आंकड़ा देखूं तो 5,200 करोड़ एवरेज मिड कैप में आया हुआ है और 5,500 करोड़ ऑलमोस्ट स्मॉल कैप में आया है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव फ्लोज हम देख रहे हैं। अगर आप देखें टोटल तो ऑलमोस्ट 56% ऑफ टोटल इक्विटी फ्लोज मिड एंड स्मॉल कैप में जुलाई में आया हुआ है। और अगर जैन से देखूं जुलाई तक तो ऑलमोस्ट 36% जो इनफ्लो ओवरऑल इक्विटी में आया है उसमें मिड और स्मॉल कैप में आया है। उसका मतलब है कि हर तीसरा रुपया मिड और स्मॉल कैप में गया है ना। अभी इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं दीपाली जी? आई थिंक दो मुख्य कारण मैं कहूंगा। एक हमने जो देखा है कि जो टाइम करेक्शन आता है, क्या हुआ है कि मुझे लगता है कि अभी इंडियन निवेशक भी बहुत ही डेटा ड्रिवन हो गए हैं और देख रहे हैं कि हम ऐसे कगार पे खड़े हैं कि यहाँ से हम एक अच्छा रिटर्न देख सकते हैं। बिकॉज जनरली पास्ट में देखा गया है कि जब भी एक बड़ा टाइम करेक्शन आता है फिर वापस एक उछाल आता है। जो हमने देखा कि अगर आप मार्च 24 से लेके अगर आप अप्रैल 26 के आंकड़े देखें तो मिड कैप 150 के इंडेक्स ने सिर्फ 3.5% की रिटर्न दी है। और अगर आप स्मॉल कैप को देखें तो ऑलमोस्ट -1.62 की रिटर्न देखी है। पर यही आंकड़ा अगर मैं देखूं तो फ्रॉम अगर आप अप्रैल से लेके जुलाई तक का अगर रिटर्न देखिए तो एब्सोल्यूट रिटर्न 22% मिड कैप में आया है और ऑलमोस्ट 23% स्मॉल कैप में आया है। और उसके मुकाबले ऑफ कोर्स लार्ज कैप में जो निफ्टी इंडेक्स है उसमें 6.74% की रिटर्न आई। तो निवेशक को हमेशा देखते हैं कि अगर बड़ा टाइम करेक्शन आता है तो उसके बाद एक स्मॉल कैप और मिड कैप में ऑटोमेटिक एक बड़ा उछाल आता है। बिकॉज लंबे टाइम करेक्शन के बाद हमने देखा है ये होता है। दूसरा एक जो मीन रिवर्जन की थियरी मैं कहूंगा कि हमेशा होती है मिड और स्मॉल कैप में। लार्ज में भी होती है पर मिड और स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा होती है। अगर आप लास्ट 26 साल के आंकड़े देखें दीपाली जी तो हर साल पीक टू ट्रफ मिड कैप ऑलमोस्ट 20% एवरेज गिरता है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन अगर हम कहें तो। और जो स्मॉल कैप है वो भी 25% गिरता है। और उसको गिरते हुए ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने लग जाते हैं। लेकिन उसको पीक पे वापस रिकवरी करने के लिए ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल लग जाता है दोनों इंडाइसिस को आने के लिए। पर हमने वो भी देखा है कि एक बार जो पीक पे आ गया वापस उसका अगला अगर 1 साल रिटर्न अगर देखे एवरेज लास्ट 26 सालों का हमने ये देखा हुआ है तो ऑलमोस्ट 40 से 45% की रिटर्न आती है।
और ऑफ कोर्स 3 साल अगर मैं और रुकूं तो 20 से 24% आती है, और 5 साल में ऑलमोस्ट 18% नॉर्मलाइज हो जाती है। तो मैं कहूंगा कि हम वो कगार पे खड़े हुए हैं। अगर आप मिड कैप के इंडेक्स देखें, 52 वीक ऑलमोस्ट हाई पे वापस पीक पे आ रहा है, और स्मॉल कैप का भी वही घसर है। तो आई थिंक अगर हम डेटा ड्रिवन देखें तो ये हम वो कगार पे खड़े हैं कि अगले 2-3 साल में अच्छा उछाल आ सकता है। सर, और बाकी तो हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक फ्लोज तो बहुत ही इंटैक्ट है। एसआईपीज में हम देख रहे हैं 30-31 thousand करोड़ की फ्लो कांस्टेंट है। उसमें मिड और स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा फ्लो आ रहा है, और डोमेस्टिक्स में ऑलमोस्ट लास्ट 1-1.5 साल में 5.5 लाख करोड़ की खरीदी की है। उसमें भी हमने देखा है मिड और स्मॉल कैप में काफी इंटरेस्ट आया है। तो आई थिंक ये मैं मुख्य कारण कहूंगा, एक टाइम करेक्शन और मीन रिवर्जन थियरी जो हम कहते हैं। कुछ स्पेसिफिक फैक्टर क्या आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं जो इस इनफ्लो को बढ़ाने के पीछे रोल निभा रहे हैं? जी, फंडामेंटल्स भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं दीपाली जी। अगर मुझे पूछे तो अगर आप देखें तो इस क्वार्टर की अगर आप अर्निंग्स देखें तो एक बहुत ही बेहतरीन Q1 की अर्निंग्स आई है। अगर मैं लास्ट जो देख रहा था, मिड कैप में ऑलमोस्ट 29% की ग्रोथ आई है, और स्मॉल कैप में ऑलमोस्ट 37% की ग्रोथ आई है। तो ये जो मैं ग्रोथ देख रहा हूँ कि और ये कांस्टेंट रहा है लास्ट ईयर भी, डिस्पाइट इतनी बड़ी जियोपॉलिटिकल रिस्क जो हमने देखा है, और इतना टर्मोइल में भी इतना रेजिलिएंट रहा है स्मॉल और मिड कैप। और तो अर्निंग्स ग्रोथ तो डेफिनेटली फंडामेंटली सपोर्ट कर रहा है। और जैसे कि मैं कहा कि ये जियोपॉलिटिकल रिस्क अगर स्टेबलाइज हो जाए, तो यहाँ से मिड और स्मॉल कैप की काफी उछाल देखने को मिल सकती है। हमारा अनुमान ये है कि अगले 1 साल में अर्निंग्स ग्रोथ ये बरकरार रहेगी। 18% में मिड कैप में कहूंगा, और 20% स्मॉल कैप में हो सकती है। और 2028 की बात करूं तो वहां पे भी 16 से 18% की हमारी अनुमान है कि ये अर्निंग्स ग्रोथ जारी रहेगी। तो अगर एक है कि ये जो टाइम और प्राइस करेक्शन के बाद जो जो फंडामेंटल्स भी सपोर्ट कर रहा है, क्लियरली दिखा रहा है कि एक 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 अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न हमको बन सकता है। चिराग जी, एफआईज को देखें तो यहाँ पर बिकवाली हमें हावी दिखाई दे रही है, लेकिन बावजूद इसके डीआईज और सिप का पैसा बाजार को किस तरह से और कितना सपोर्ट दे पा रहा है? इसलिए जैसे कि मैं कहा कि सिप तो ऑफ कोर्स कम ही नहीं हुआ है। 1 जुलाई में थोड़ा बहुत कम हुआ था, बट ओवरऑल एवरेज अगर आप देखें तो 30,000 करोड़ की एसआईपी बुक हम देख रहे हैं कंटिन्यूस, और उसमें भी काफी अच्छा खासा फ्लो मिड और स्मॉल कैप में ही आता है। तो वो तो जारी है। और डोमेस्टिक में भी मैंने जैसे कहा कि ऑलमोस्ट 2-2.5 लाख करोड़ एफआईआईज ने बेचा है, बट सामने 5.5 लाख करोड़ डोमेस्टिक फ्लोज जो कांस्टेंट आ रहे हैं, और जो इंडियन निवेशक जो करेज दिखा रहे हैं वो दिख रहा है, बिकॉज लॉन्ग टर्म इक्विटी रिटर्न सभी ने अभी बहुत सारे साइकिल्स देखे हुए हैं। और उसमें दिख रहा है कि अगर आप सही समय पे आप थोड़ा बहुत करेजियस रहे, और क्योंकि फंडामेंटल्स भी बहुत इंडिया की सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप जीडीपी देखिए, आप ओवरऑल इन्फ्लेशन देखिए, इंटरेस्ट रेट्स आप ऑलमोस्ट लोएस्ट लेवल पे हैं। आप ओवर कोई भी मैक्रो सिचुएशन ले लीजिए, गवर्नमेंट की बैलेंस शीट भी ठीक ठाक है। तो यही कह रहा है कि इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग टुवर्ड्स एक बहुत बड़ा ग्रोथ दिख रहा है, और उसमें मिड और स्मॉल कैप हमेशा पार्टिसिपेट करता है बेटर देन लार्ज कैप। ऑलराइट सर, बाजार के हिसाब से पूरा हमने एनालिसिस किया। अभी मिड कैप और स्मॉल कैप की जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या अब ये कहा जा सकता है कि वैल्यूएशन अब सही मिल रही है और निवेश बढ़ाने का ये सही वक्त है? जी बिल्कुल दीपाली जी। एक्चुअली अगर मैं 1 ईयर फॉरवर्ड एस्टिमेट लूँ, जो ईपीएस जो मैंने आपको कहा कि अर्निंग्स ग्रोथ में एक्सपेक्टेड है 18 से 20% की एक्सपेक्टेशन है अगले 1 साल में, और उसके मुताबिक अगर मैं एवरेज पी जो मिड कैप को जनरली मिड कैप 150 को 29 के आसपास होती है, और स्मॉल कैप की 27 की होती है, तो वो हिसाब से अगर कंप्यूट करूँ तो आज जो मार्केट है ऑलमोस्ट मिड कैप ऑलमोस्ट 8 से 10% नेगेटिव फ्रॉथ पे चल रहा है। मतलब वैल्यूएशन नेगेटिव चल रहा है। और स्मॉल कैप का अगर वही समय में देखूं तो 15 से 16% की नेगेटिव फ्रॉथ दिख रही है, विच मीन्स के वैल्यूएशन काफी फेयर है। इनफैक्ट थोड़े बहुत डिस्काउंट पे है। तो आई थिंक एक बहुत ही अच्छा समय है निवेश करने का। ऑलराइट सर, अगर हम नए निवेशकों की बात करें तो उनके लिए भी यही राय रहेगी?
जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स मैं कहूंगा कि ओवरऑल एसेट एलोकेशन और ओवरऑल मार्केट कैप एलोकेशन तो देखना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिकॉज दिख रहा है कि एक स्मॉल और मिड कैप में अच्छी उछाल आ सकती है कि आप अपना पूरा पैसा वहां पे लगा दें। हम अगर ओवरऑल एलोकेशन आज अगर देख रहे हैं तो स्टेबिलिटी के लिए भी आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, जहां पे लार्ज कैप आपका 50-55% हो सकता है, 20 से 25% आप मिड कैप में रह सकते हैं और 20 से 25% आप स्मॉल कैप में रह सकते हैं। आई थिंक ये अगर आप आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो देखें, बिकॉज क्या हुआ हुआ है दीपाली जी के बहुत सारे कैटेगरीज के हम फंड खरीदते हैं और हर कैटेगरी में फॉर एग्जांपल अगर आप लार्ज कैप कहिए तो लार्ज कैप में 80% लार्ज कैप होता है, 20% फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी होता है और मिड और स्मॉल में भी डाल सकते हैं। सिमिलरली फ्लेक्सी कैप में हर फ्लेक्सिबिलिटी होता है। तो ओवरऑल जो आपके टोटल फंड्स है, अगर आप अंडरलाइन एक्सपोजर देखें तो वो 50-55% लार्ज कैप होना चाहिए, 20-25% मिड और स्मॉल कैप होना चाहिए। आई थिंक ये एक अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड मार्केट कैप आपका रिस्क भी मिटिगेट कर सकता है, बिकॉज स्मॉल और मिड कैप में हमने देखा है कि थोड़ा बहुत रिस्क वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है। तो आई थिंक संभल के चलना चाहिए, बट 40-50% फिर भी मिड और स्मॉल कैप रह सकता है। तो संभल कर चलना चाहिए, और खासतौर पर जिस तरह से मनन जी ने बताया कि अगर आप नए निवेशक हैं तो ये सही वक्त है। अगर आप एक अच्छा एलोकेशन सोच रहे हैं तो 20 से 25% इन दोनों में ही आप देख सकते हैं अपने एलोकेशन के हिसाब से। तो ये तो बात होगी मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में। अब मनन हमारे साथ जुड़ गए हैं गुजरात से। बहुत बहुत स्वागत है मनन आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ, नमस्ते मैडम। मेरा जी जो क्वेरी है, मैंने अपना पोर्टफोलियो आपको भेजा है, तो मेरा जो व्यू है वो 20 से 25 साल का है। तो मैं जानना चाहता जी। हूँ कि ये वेल्थ क्रिएशन के लिए कैसा रहेगा, क्या उसमें बदलाव जरूरी है? सर, वेल्थ क्रिएशन के लिए आपने जो समय अवधि रखी है यहाँ पर 25 साल रखी है, कुछ टारगेट है आप दिमाग में कि इतना कॉर्पस आप जुटाना चाहते हैं? मेरा टारगेट है 5 करोड़ के अराउंड का। ऑल राइट, ऑल राइट। तो एक बार आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू किया जाए, तो सर आपके पास इनके पोर्टफोलियो की डिटेल्स पहुंच गई होंगी। जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि मंथली सिपी अभी 40,000 की कर रहे हैं और पोर्टफोलियो की वैल्यू की बात करें तो 12 लाख तक पहुंच गई है। लंबे वक्त का नजरिया है, 25 साल निवेश अवधि ये जारी रखना चाहते हैं, और जो टारगेट है कॉर्पस का 25 साल के बाद 5 CR का है। सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का इनका एसेट एलोकेशन आपको दिखाई दे रहा है? बदलाव करने की जरूरत है या फिर इसी के साथ आगे बढ़ा जा सकता है लक्ष्य की ओर? सो मनन जी, ऑफ कोर्स मैंने आपका पोर्टफोलियो देखा हुआ है। पहली बात तो मैं आपको सराहना चाहूंगा, 32 साल की उम्र में आपने 12 लाख रुपए जोड़ चुके हैं, आप निवेश कर चुके हैं और आप 40,000 की ऑलरेडी SIP कर रहे हैं। आई थिंक एक बहुत ही अच्छा आपने और 25 साल का टारगेट रखा है, वो एक बड़ी बड़ी बात है। तो कंपाउंडिंग आपके फेवर में है और टाइम आपके फेवर में है। जो मैं आपकी पोर्टफोलियो देख रहा हूँ, आपके पास निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप है, ICICI प्रूडेंशियल नैस्डैक है, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड ICICI का है और रिटायरमेंट फंड भी है आपके पास ICICI का। तो ओवरऑल आपका जो 40,000 का SIP है, आई थिंक आपने लक्ष्य बहुत कम रखा है। अगर मैं आपको कहूँ तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। 12 लाख रुपए प्लस अगर 40,000 की SIP आप कंटिन्यू करते हैं, और मैं एवरेज जो मैंने देखा है कि निफ्टी की एटलीस्ट अगले 5 साल 10 साल की रिटर्न दिख रही है कि 10 से 11% हो सकती है, और अच्छे फंडों में 2 से 3% ज्यादा बनता है। तो 13% की अगर मैं एवरेज रिटर्न भी पकड़ूं तो आप 11.5 करोड़ की एक अच्छी जमा पूंजी कर लेंगे 25 साल बाद। और मैं तो कहूंगा कि अगर आप 5% थोड़ा स्टेप अप कर ले हर साल, 40,000 से थोड़ा 5% और उसके बाद और 5% बढ़ाते जाइए, तो ये 11.5 करोड़ ऑलमोस्ट 14 करोड़ हो सकते हैं, अगर इतनी छोटी स्टेप अप करने से। तो आई थिंक पहली बात तो आपका जो 5 करोड़ का लक्ष्य है वो इजीली पूरा हो जाएगा। आपके पास बड़ा बफर है। अगर मार्केट 13% नहीं भी देता है, 10% में ग्रोथ है, तो आप ऑटोमेटिकली अपने 5 करोड़ के गोल पे पहुंच जाएंगे। बट मुझे लगता है कि 12-13% की एक्सपेक्टेड काफी है। दूसरा, मैं जो आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल अब जब मैं देखूं तो एक एक मैं आपको 2-3 सलाह देना चाहूंगा कि आपका पोर्टफोलियो जो है लार्ज कैप में थोड़ा अंडर एलोकेटेड है। मिड और स्मॉल कैप में जैसे मैंने कहा ऑफकोर्स अच्छा उछाल आ सकता है, बट लार्ज कैप अब स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप 25-26% आपको लार्ज कैप से बढ़ाना चाहिए, थोड़ा बहुत स्मॉल और मिड कैप कम करना चाहिए। फंड ऑफ फंड कैटेगरीज यूजुअली अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज उसमें उसमें एक्सपेंस थोड़ा आपका ज्यादा हो जाता है। दूसरा, मल्टी एसेट फंड्स जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं उसमें भी मैं आपको मना करूंगा, बिकॉज
अगर आप डाइवर्सिफाइड फंड्स लेते हैं, आपका एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो लेवल पे होना चाहिए, नाइकी के प्रोडक्ट लेवल पे, क्योंकि आपके पास कंट्रोल नहीं रहता है। जनरली 60 इतने बड़े लंबे अवधि के लिए मैं कहूंगा 60 से 70% या 80% तक भी इक्विटी में जा सकते हैं और 20% डेट में जा सकते हैं। तो अलग अलग फंड रखिए। और जो ईटीएफ फंड में है, इंडेक्स फंड्स में जरा अवॉइड कीजिए, बिकॉज वो आपको अल्फा जनरेट नहीं करता है, क्योंकि इंडेक्स फंड जो इंडेक्स रिटर्न देता है वही देता है, बट एक्टिव फंड मैनेजमेंट में हमने देखा है 2 से 3% ज्यादा मिल सकता है। अगर मैं आपकी फंड्स की रिकमेंडेशन की बात कहूँ तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप आप होल्ड कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप इंडेक्स फंड, जैसे मैंने कहा, इंडेक्स फंड्स, आईसीआईसीआई प्रू नैस्डैक इंडेक्स फंड और अग्रेसिव हाइब्रिड फंड और प्रू रिटायरमेंट फंड, जो अगेन सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड जो आपका लॉक इन हो जाता है, वो मैं एग्जिट कहूंगा। मैं आपको सलाह दूंगा आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड फंड में इन्वेस्ट करने का, इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड फंड में, डीएसपी लार्ज एंड मिड कैप फंड में और कोटक मिड कैप फंड में। आई थिंक ये 4 फंड में आप एग्जिट करके ये 4 फंड में आप निवेश कर सकते हैं, तो आप ओवरऑल एक 12-13% की रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ऑल राइट, तो क्या कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, ये सलाह आपको दी गई। यहाँ पर चिराग जी, मेरे मन में एक सवाल आया, जिस तरह से इन्होंने लक्ष्य रखा था 5 CR का, जबकि हम हमेशा ये कहते हैं कि जब भी आप लक्ष्य रखें तो आप महंगाई, इन्फ्लेशन रेट को ज़रूर ध्यान में रखें। तो कितना ज़रूरी है, क्योंकि आपने बताया कि 5 CR का अगर हम कॉर्पस जुटाना चाहें अगले 25 से 30 साल तक, तो वो जो रकम है कितनी उसका वैल्यू जो है डेप्रिशिएट हो जाती है इन्फ्लेशन को लेकर। इसलिए किस तरह से अपना एक लक्ष्य निर्धारित करते वक्त इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल दीपाली जी, आपने सही सही कहा है। इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन के पेस पे अगर आप नहीं ग्रो कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप डी ग्रो कर रहे हैं, और आप जो भी आज बाई कर पा रहे हैं या परचेस कर पाए वही आइटम या वही चीज आप आगे नहीं खरीद पाएंगे, बिकॉज आपकी मनी भी इतनी ग्रो नहीं हो रही है और आपका डी ग्रो हो रहा है, राइट। तो इन्फ्लेशन को जनरली मैं देखता हूँ कि सीपीआई, अगर आप इन्फ्लेशन देखें 5-6% की एटलीस्ट इन्फ्लेशन रेट रहती है। इन्फ्लेशन मैं कहूँगा कि बहुत पर्सनलाइज्ड भी होता है। जो गवर्नमेंट पब्लिश करता है वो तो एक चीज होता है, बिकॉज उसमें 50% फूड और फ्यूल होता है ना। हमारा ओवरऑल इनकम का हम 50% शायद फूड और फ्यूल में नहीं खर्चते होंगे। वो ओवरऑल कंट्री का जब देखते हैं तब पब्लिश करते हैं। तो अगर हमारा एक्सपेंसेस एक हम नोट डाउन कर ले और देखें कि वो कितने पे इन्फ्लेट हो रहा है, मेरे ख्याल से मोस्ट इन्वेस्टर का मैंने देखा है 60 से 8% की इन्फ्लेशन है। आज एजुकेशन महंगा हो गया, सब कुछ महंगाई हो गई, तो 8% से ज्यादा ग्रो होना बहुत ही अनिवार्य हो गया है और करना बहुत जरूरी हो गया है। इसीलिए 12-13% इक्विटी में आपको बन सकता है, यही मेरा कहना रहेगा। ऑल राइट, चलिए, वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है योर मनी में, जहां पर मिलते हैं आपके निवेश से जुड़े सभी सवालों के जवाब। और आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं आनंद राठी वेल्थ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चिराग मुनि। और चिराग जी, अब कुछ ईमेल्स ले लेते हैं। हमें नागपुर से चिरंजीत दत्ता ने ईमेल के जरिए अपनी क्वेरी भेजी है। ये मंथली सिप कर रहे हैं 1 लाख के आसपास की, और अभी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 45 लाख तक पहुंच गई है और निवेश अवधि इनकी 20 साल की है। कौन से फंड इन्होंने सिलेक्ट किए हैं, ये डिटेल आपके पास मौजूद है। पूछना क्या चाह रहे हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। ये बंधन इनोवेशन के बारे में जानना चाह रहे हैं कि क्या इस नए फंड में निवेश करना सही है, और साथ ही साथ ये जानना चाह रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, और छोटे एएमसी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रिसेंटली उनका परफॉर्मेंस है वो कितना इम्पैक्ट कर रहा है। एक और सवाल इन्होंने पूछा है कि ये पराग पारिक फ्लेक्सी में सिर्फ फिलहाल जो इन्होंने बंद कर दी थी वो दोबारा से शुरू करना चाहते हैं। तो कई सारे इनके मन में सवाल है, तो क्या राय आपकी तरफ से रहेगी इनके पोर्टफोलियो को लेकर? चिरंजीत जी, आई थिंक पहले तो मैं देख रहा हूँ कि आपने 45 लाख की एक जमा पूंजी कर दी है, और उसके सामने अगर आप 1 लाख की ऑलमोस्ट एसआईपी कर रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा आपने ये कदम उठाया है कि आप अच्छा खासा सेविंग कर रहे हैं मंथली 1 लाख का। मैं देख रहा हूँ कि अगर आप ये 20 साल का जो आपका जो लक्ष्य है, अगर आप 13% पे ग्रो होगे तो ऑलमोस्ट 16.71 करोड़ की आपकी एक अच्छी खासी जमा पूंजी हो जाएगी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अगर आप थोड़ी स्टेप अप कर ले उसमें, तो 5% की भी अगर स्टेप अप कर ले 20 साल के लिए, तो यही 16.71 करोड़ आपका 19.65 करोड़ हो सकता है। तो 2 से 3 करोड़ एक 5% की छोटी रकम बढ़ाने से हो सकती है। तो ये एक मैं पहले आपको कहना चाहूंगा। दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगा, जो आपने बंधन इनोवेशन फंड के बारे में बात की, जी देखिए, मैं कहूँगा 2 चीज है। एक तो आपको
पहली बात तो नए फंडों में इन्वेस्ट करना जस्ट बिकॉज एनएवी कम है तो आपको उसका उसका कोई मायना नहीं है। थोड़ा बहुत ट्रैक रिकॉर्ड हमको देखना चाहिए और फिर हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। जनरली हम कहते हैं कि 3 साल का मिनिमम फंड का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। वो एक कहूंगा। दूसरा जो इनोवेशन फंड है, अगेन वो एक थीमेटिक फंड है। वो भी मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज थीमेटिक फंड इतने साइक्लिकल होते हैं कि एक 6 7 8 महीना अच्छा रिटर्न देते हैं और उसके बाद रिटर्न देते हैं। तो उसमें एंट्री एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और एज अ ले मैन या एज अ नॉर्मल निवेशक हम कंटिन्यूस उसको मॉनिटर नहीं कर पाते हैं और पूरा रिटर्न 2 3 3 साल में कम हो जाता है। हमने काफी बार ये देखा हुआ है, जैसे वॉर के समय डिफेंस फंड ने बहुत अच्छा किया, फिर वापस कम हो गया। कोविड के समय फार्मा फंड 1 साल बहुत अच्छे किए, फिर वापस कम हो गया। तो वो साइक्लिकलिटी जो उनका नेचर है थीमेटिक फंड में, हमारे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए। बाकी मैं कहूंगा कि जो आपने पारंपरिक फ्लेक्सी ऐप की बात की, तो उसमें ऑफ कोर्स आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एसआईपी एक फंड, बहुत अच्छा फंड रहा है। थोड़ा बहुत उनका परफॉर्मेंस का इशू है, बट एक अच्छा फंड हाउस अच्छा फंड हो सकता है, तो वहां पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जब मैं पोर्टफोलियो ओवरऑल देख रहा हूं, तो मैं पहले भी कह चुका कि फंड ऑफ फंड्स आपको अवॉइड करने चाहिए, बिकॉज बहुत एक्सपेंस आपका बढ़ जाता है। अगर आप मैं देखूं तो ईटीएस फंड, इंडेक्स फंड्स भी आपके पास है, और इंडेक्स फंड्स में अल्फा आपको जनरेट नहीं होता है। अगर मैं रिकमेंडेशन की बात करूं तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, एडलवाइस गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ फंड, बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, निपॉन आर्बिट्राज फंड और बंधन स्मॉल कैप फंड आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एग्जिट में कहूंगा टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड, जो अगेन मैंने कहा थीमेटिक है। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज, आपका एसेट एलोकेशन ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे होना चाहिए। एक्सिस नेक्स्ट निफ्टी फंड अगेन इंडेक्स फंड है। यूटीआई निफ्टी 500 वैल्यू इंडेक्स फंड है। और बंधन इनोवेशन फंड, ये मैं एग्जिट कहूंगा। और निवेश करने के लिए मैं आपको 3 फंड दूंगा। आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप और कैन रेबेको मल्टी कैप फंड। आई थिंक ये थिंग में अगर आप निवेश करेंगे, जो मैंने कहा एग्जिट करके, तो एक आपका एक 12 से 13% जैसे मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। ऑल राइट, तो क्या कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? चरणजीत जी, आपको काफ़ी डिटेल रिव्यू पोर्टफोलियो का यहाँ पर मिला है और फिलहाल वक्त यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से निवेश से जुड़ी क्वेरीज आप हमारे तक भेजते रहें, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज को हम अपने शो में शामिल करें और उनके जवाब ऑन द शो ही अपने एक्सपर्ट से भी लें। तो फिलहाल के लिए इजाज़त दें, नमस्कार।